हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 17 जुलाई और 17 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ी देर पहले मैंने 16 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस भी डाल दिया है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं चेकआउट किया है तो उसको ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स थे 16 जुलाई वाले द हिंदू एनालिसिस में भी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। और देखो, आप मुझसे इन सब मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो या हमारे न्यू व्यूअर हो तो आपको मैं बता दूं कि आप हमारी जो लेक्चर्स की पीडीएफ है उसको इस टेलीग्राम चैनल पे अवेल कर सकते हो। मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हों, जो भी दुख दर्द तकलीफ हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप मुझसे कनेक्ट करके मुझे बता सकते हो। वी शेल रिजॉल्व इट सून। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। जीएस 1 में हम आज कुछ भी नहीं है हमारे पास। जीएस 2 में हम देखेंगे गवर्नेंस में बिल लॉ रिफॉर्म्स के बारे में। पर ये बिल नहीं है, ये बेल लॉ रिफॉर्म्स है। ओके, तो बेल लॉ रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे। पोस्ट कार्ड टू पीएम, ये एक स्कीम चलाई गई है, इसको देखेंगे। जीएस 3 में इकोनॉमी में देखेंगे यूरो डॉलर पैरिटी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीएस 3 में ही इकोनॉमी में ही आरबीआई के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया है, जिसमें आरबीआई किस तरह से मदद कर सकता है रुपीज में ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे इस आर्टिकल की। वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ यूरो डॉलर पैरिटी। तो ये आज यानी कि 17 जुलाई को द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ एक आर्टिकल है। पेज नंबर 12 में आप देखोगे इसको, दिल्ली एडिशन में। और देखो, इसमें बेसिकली बताया है कि आज ऐसा समय आ गया है जहाँ पे यूरो और डॉलर दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देती हूँ। तो देखो, हुआ ऐसा है कि यूरो जो है ये यूरोप की करेंसी है। यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है यूरो जोन। ये यूरो जोन ऐसा जोन है, ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो यूरो को एज अ नेशनल करेंसी रिकॉग्नाइज करके अपने अपने देशों की। तो लगभग 19 कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये यूरोजोन एक्सपांड होता है, और इन 19 कंट्रीज में यूरो एज अ करेंसी यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है। डॉलर हमारी यूएस की करेंसी है, मेजरली यूएस की, बाकी बहुत सारी कंट्रीज की डॉलर है करेंसी। ओके, अब देखो, हमारा इंटरनेशनल मार्केट डॉलर के बेसिस पे मेजरली चलता है। ओके, अब एक समय था, आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाओगे तो लगभग $2 आप देते थे तो आपको एक यूरो मिलता था। ठीक है, उसके बाद अब कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आज के टाइम पे क्या हो रहा है। एक साल पहले की मैं बात करूँ, एक साल पहले $1.2 आप देते थे तो एक यूरो मिलता था आपको। और आज लगभग ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे $1 के बदले एक यूरो आपको मिलने लगा है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ी है कि यूरो की कीमत बढ़ी है। क्लियर सी बात है, यहाँ पे यूरो की कीमत घटी है और डॉलर की कीमत कंपैरेटिवली बढ़ी है। ठीक है, अगर आपको एक यूरो पहले $2 देने पे मिल रहा था, यानी कि यूरो सोचो कितना महंगा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक यूरो, सेम यूरो आपको $1.2 में मिल जाता था। अब एक यूरो $1 में ही मिल जाता है। तो यूरो की जो वैल्यू है वो घट रही है और डॉलर की कीमत जो है, डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो यूरो का देखोगे तो डेप्रीसिएशन हो रहा है और डॉलर का देखोगे तो अप्रिसिएशन हो रहा है। एक तरह से आप इसको समझ सकते हो अगर कंपैरिजन करोगे तो। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर बात करूंगी तो देखो, दोनों की ही वैल्यू आज की डेट में घट रही है। ठीक है, तो अब पहले अप्रिसिएशन और डेप्रीसिएशन क्या होता है इसको समझते हैं। अप्रिसिएशन और डेप्रीसिएशन को समझते हैं। अब देखो, ये है डिप्रीसिएशन, ठीक है, और ये है एप्रीसिएशन। एप्रीसिएशन का मतलब क्या है, अगर मैं रुपए और डॉलर की बात करती हूँ। मान लो आज की डेट है 17 जुलाई 2022। ओके, और एक डेट थी 17 जुलाई 2021। ओके, आज से एक साल पहले की बात कर लो। एक साल पहले $1 हमको मिलता था कितने रुपए में, $1 हमको मिलता था मान लो 70 रुपीज में। ओके, आज से एक साल पहले $1 की कीमत 70 रुपीज थी। अब आज की डेट में 2022 में अब दो सिनेरियोज बन सकते हैं। आज के टाइम पे $1 की कीमत अगर 70 to 80 रुपीज हो जाए, 70 से लेके पहले 70 रुपी थी अब 80 रुपीज हो जाए। ठीक है, और यहाँ फिर ये केस हो सकता है कि $1 की कीमत अब 60 रुपीज हो जाए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पिछले साल तक 70 रुपीज थी, अब अगर 80 रुपीज डॉलर की वैल्यू हो रही है, यानी कि रुपये की कीमत घट रही है, रुपये की जो वैल्यू है दैट इज डिप्रीशिएटिंग,
और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि रुपी का डेप्रीसिएशन हो रहा है। पहले 70 रुपए में $1 मिल जाता था, अब 70 रुपए के ऊपर 10 और रुपए मिलाने पड़ रहे हैं, 80 रुपए मिलाने पड़ रहे हैं, तो रुपी का क्या हो रहा है, डिप्रीसिएशन हो रहा है, डॉलर का अप्रिसिएशन हो रहा है। वैसे ही अगर मान लो पहले 70 रुपए में $1 मिलता था, अब 60 रुपए में एक मिल रहा है, तो इसका मतलब रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि रुपी का अप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन और डिप्रीसिएशन बहुत ही ज्यादा क्लियर होने चाहिए। अब जब अप्रिसिएशन और डिप्रीसिएशन होता है तो उससे क्या क्या होता है ये हम जरूर समझेंगे, लेकिन वापस से आते हैं हम अपने आर्टिकल पे। अब देखो, यूरो और यूएस की जो डॉलर है, ये दोनों लगभग इक्वल हो चुके हैं। क्या ऐसी चीजें होती है जो करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है, ये समझते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें होती है जो करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है। सबसे पहली चीज तो होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो सप्लाई और डिमांड है, इसके हिसाब से करेंसी की वैल्यू यहाँ पे बनती है। मान लो किसी करेंसी की, जैसे मान लो डॉलर की अगर सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, सप्लाई अगर किसी चीज की बढ़ गई, डिमांड नहीं है उतनी, मान लो आपके घर के सामने हर कोई टमाटर बेचने आ गया, ठीक है, और हर कोई अपने कम कम दाम में टमाटर बेच रहा है और आपको जरूरत ही नहीं है, तो क्या जाके आप खरीदोगे? वो सामने वाला आपको 10 रुपए में बेचने के लिए आया था, आप नहीं खरीद रहे हो, ठीक है, इतनी सप्लाई हो गई, आपके घर पे भी टमाटर पड़े हैं, तो आप नहीं खरीद रहे हो, तो बेचारा क्या करेगा, 8 रुपए में ही टमाटर बेच के चला जाएगा। तो क्या हुआ, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू घटने लगती है। वैसे ही अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत कम हो गई, मान लो आपको टमाटर चाहिए, कोविड के दौरान देखा था ना, लॉकडाउन लग रहा था, तो सब लोग बाहर निकल गए कि भैया कल को मिले नहीं मिले, सप्लाई कम हो गई है, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है, तो ऐसे में वैल्यू बढ़ जाती है। तो डिमांड अगर ज्यादा है तो ऐसे में वैल्यू बढ़ जाती है, सप्लाई अगर ज्यादा है तो ऐसे में वैल्यू घट जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज समझिए। अब ऐसा ही सेम करेंसी के साथ होता है। डॉलर अगर हमारे देश में बहुत है तो यहाँ पे डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, रुपये की कीमत बढ़ जाएगी। अगर हमारे देश में डॉलर है ही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे डॉलर की कीमत बहुत बढ़ जाएगी और रुपये की कीमत घट जाएगी। यही चीज यहाँ पे होती है। इसी के साथ साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का भी यहाँ पे फर्क पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करते हो, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करा, जैसे श्रीलंका का सेम है केस, है ना, इम्पोर्ट इन्होंने बहुत करा, इम्पोर्ट करने में आपको क्या खर्च करना पड़ता है, डॉलर खर्च करना पड़ता है। अब डॉलर आप पूरी खर्च कर दोगे तो आपके देश में डॉलर की सप्लाई की कमी हो जाएगी और ऐसे में डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, आपकी खुद की करेंसी की कीमत घट जाएगी। तो डॉलर और एक्सपोर्ट पे भी, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी डिपेंड करता है। नाउ यूरो क्यों ऐसा गिर गया, यूएस डॉलर की जितनी वैल्यू हो गई, ऐसा क्या हो गया? तो देखो, अलग अलग जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से ये सब काम हुआ है। यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूएस का फेडरल रिजर्व है और यूरोप का सेंट्रल बैंक है, इन दोनों के काम के कारण यहाँ पे यूएस और डॉलर आज की डेट में साथ में आके खड़े हो गए। पहली चीज है, कोविड के दौरान लॉकडाउन लगे। कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगे तो यहाँ पे किसी भी करेंसी की डिमांड जो थी लगभग ना के बराबर हो गई, बहुत कम वैल्यू हो गई सभी करेंसीज की, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी, सप्लाई बहुत थी, तो करेंसीज की वैल्यू घट गई। ठीक है, अब क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, अब ऐसे में यहाँ पे स्पेंडिंग बूस्ट करवाना था। स्पेंडिंग बूस्ट कराने के लिए सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ईज डाउन कर दिया, यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत घटा दिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट घटा दिए तो हर कोई लोन ले रहा है, हर किसी के हाथ में पैसा है, हर कोई खर्च कर रहा है। ऐसे में क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। आप देखोगे यहाँ पे यूएस में लगभग 9.1% का इन्फ्लेशन, यूरोजोन में लगभग 8.6% का इन्फ्लेशन, वेरी हाई इन्फ्लेशन हो गया इस चक्कर में। अब जब ये इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया तो आपने मार्केट में लिक्विडिटी तो डाल दी, मार्केट में आपने ग्रोथ तो इंश्योर कर दी, लेकिन इन सब के साथ इन्फ्लेशन भी तो आया, और जब इन्फ्लेशन आता है तो सब तरफ से आएगा। अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो पेट्रोल, तो यहाँ पे पेट्रोल के दाम भी तो बढ़े, तो इसका मतलब आपको डॉलर भी तो ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व भी तो कम बचेगा, यानी कि डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। समझ रहे हो, ये लिंक होता है इकोनॉमी में, हर चीज समझ में आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे यूरोप में जो डॉलर की कीमत है और यूरो की कीमत है लगभग सेम हो गई है पूरे वर्ल्ड में भी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है और यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, इन दोनों का कंपेयर करें मॉनेटरी पॉलिसी को, तो इस इन्फ्लेशन, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को देख के यूजुअली क्या होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कम करने की हमको कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए हमको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी चाहिए। यूएस ने क्या किया, टाइट कर दी मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंटरेस्ट रेट थे बहुत बढ़ा दिए। इसी का तो नतीजा था, हम आप लोग अगर मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो करो आपको समझ में आ रहा होगा कि यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, इसीलिए हमारे देश से जो
जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थे, सारे बाहर निकल निकल के यूएस जाने लगे। तो यूएस ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट कर ली, जिसके कारण क्या हुआ, सभी देशों ने अपने अपने जहाँ सभी देशों में से जो यूएस डॉलर्स डले हुए थे वो वापस विड्रॉ होने लगे और यूएस में जाने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ, यूएस के डॉलर की सब तरफ किल्लत होने लगी, सप्लाई कम हो गई और यूएस की वैल्यू बढ़ गई, यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। यूरोजोन का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इतनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं अपनाई, उन्होंने अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी को ईज ही रखा और इसके चक्कर में यूरो की कीमत गिरती गई। ठीक है, अब यूरोप को भी तो यहाँ पे कहीं ना कुछ इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, और इम्पोर्ट करना है तो आपको ज़्यादा यूरोज देने पड़ेंगे, ज़्यादा यूरोज देने पड़ेंगे, ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे, तो आपके यूरो की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा सिर्फ यूरो के साथ नहीं हुआ है, ऐसा रुपी के साथ भी हुआ है, ऐसा जापानीज येन के साथ भी हुआ है। ठीक है, तो हर जगह सेम चीज चल रही है, रुपी को आप देख रहे हो कितना ज्यादा गिर रहा है आज के टाइम पे। तो ये सब चीजें हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल द मॉनेटरी पॉलिसीज दैट हैव बीन टेकन अप बाय द रिस्पेक्टिव बैंक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ओके, अब देखो यहाँ पे यूक्रेन में भी क्या हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, इसके बाद पेट्रोल की किल्लत, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई और बाकी सारे जो वैल्यूज है करेंसीज की घटती गई। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अब देखो यूएस ने तो बढ़िया कदम उठाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर दी। हालांकि ग्रोथ थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट हुई है, लेकिन इन्फ्लेशन लिमिट में है और डॉलर की कीमत भी नहीं करी। अब ऐसा सेम अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक करता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो कुछ समय के लिए तो सही चलेगा, लेकिन हो सकता है कि यूरोजोन वाली जो कंट्रीज हैं वो इसको चाहे ना, ज्यादा समय तक चाहे ना, क्योंकि फिर इसमें क्या होगा, ग्रोथ रेट भी कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए हो सकता है कि यूरोजोन वाली कंट्रीज इसको ऑप्ट ना करें। अगर इसको ऑप्ट नहीं करती तो और क्या प्रॉब्लम, और क्या मेजर्स हैं फिर, तो आप यहाँ पे टैक्स बढ़ा सकते हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कर सकते हो रिकवरी वापस लाने के लिए अपने यूरो की। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग यूरो डॉलर पैरिटी, यूरो और डॉलर आज की डेट में इक्वल हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमी। ओके, तो देखो यहाँ पे डिप्रीसिएशन का मतलब है कि जब किसी करेंसी की यहाँ पे वैल्यू गिरती है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, दैट इज डिप्रीसिएशन। यूरो का यहाँ पे डिप्रीसिएशन हो रहा है इन फ्रंट ऑफ डॉलर, रुपी का यहाँ पे डिप्रीसिएशन हो रहा है इन फ्रंट ऑफ डॉलर, जापानीज येन का यहाँ पे डिप्रीसिएशन हो रहा है इन फ्रंट ऑफ डॉलर। तो ये डिप्रीसिएशन हो रहा है क्योंकि इनकी वैल्यू घट रही है, अप्रिसिएशन में यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो अगर रुपी की कीमत यहाँ पे बढ़ रही है, रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन हो रहा है। इसके कॉजेस क्या होते हैं, तो देखो जब डिप्रीसिएशन होगा कब होगा, किसी की वैल्यू कब घटती है, जब डिमांड यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिप्रीसिएशन का मतलब है कि जब आपकी वैल्यू घट रही है, तो आपकी वैल्यू तब घट, जैसे रुपी की बात करें तो रुपी की वैल्यू कब घटेगी, जब डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए। यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है ना, इसको देख लेना, जब डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए, ऐसे में जो रुपी की वैल्यू है वो गिर जाएगी। और वैसे ही उल्टा होता है अप्रिसिएशन के साथ, जब रुपी की वैल्यू बढ़ानी हो तो उसके लिए आपको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई कम करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट होता है, जब किसी भी करेंसी का डिप्रीसिएशन होता है तो उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, और इम्पोर्ट्स कम हो जाते हैं। वैसे ही जब किसी करेंसी का अप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट्स घट जाते हैं और इम्पोर्ट बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि जब अप्रिसिएशन होता है तो हम एक्सपोर्ट्स क्यों घट जाते हैं और डिप्रीसिएशन में एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ जाते हैं, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। ओके, अब आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग डिप्रीसिएशन, रिगार्डिंग द पैरिटी बिटवीन यूरो एंड डॉलर आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, तो देखो बेल लॉ रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। बेल लॉ रिफॉर्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं बेल की ग्रांटिंग को लेकर, कि बेल के लिए क्या सेपरेट एक्ट की हमको जरूरत है, क्या क्या हमको करना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि हमको एक लॉ बनाने की जरूरत है, प्रॉपर बेल एक्ट हमको बनाने की जरूरत है, जिसमें प्रॉपरली मेंशन्ड हो कि बेल कब मिलेगी, क्या प्रोसीजर है बेल मिलने का, कब कब यहाँ पे बेल नहीं मिल सकती है, ये सब चीजें। अब देखो हमने कल परसों ही यहाँ पे एक चीज डिस्कस करी थी, हमने कुछ डाटा डिस्कस किया था रिगार्डिंग जुडिशरी, कि कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने यहाँ पे अंडर ट्रायल लोगों को हमने बंदी बना रखा है, अंडर ट्रायल लोग हमारे प्रिजनर्स में बंधे हुए हैं, बंद हैं। ठीक है, और हमने देखा था ये जो आंकड़ा है ये 73% तक चला गया है। एक समय था जब ये 40s में हुआ करता था, 40% जो 47% जो अंडर ट्रायल थे वो हुआ करते थे जेल में। 100 अगर लोग हैं तो 100 में से 40 अंडर ट्रायल हुआ करते थे। आज अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 70+ लोग अंडर ट्रायल हैं।
ठीक है। तो अंडर ट्रायल्स बहुत बढ़ गए हैं, इसको घटाने के लिए, इस कीमत को घटाने के लिए और हमारे प्रिजन्स को फ्री करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम एक बेल एक्ट लेकर आए। ओके। और हम यहाँ पे वेलफेयर स्टेट हैं, हम पुलिस स्टेट नहीं है, हम ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर भी अननेसेसरी अरेस्ट लगाएं, इसीलिए हमें बेल एक्ट की ज़रूरत है। तो कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है, कोर्ट ने ये बोला कि जो भी बेल वगैरह का प्रोसीजर होता है, ऑफेंसेस होते हैं, वो सीआरपीसी के अंतर्गत होते हैं और अरेस्ट करना एक ड्रैकोनियन चीज है, ड्रैकोनियन मेजर है, ठीक है। इसीलिए इसको कम यूज करना चाहिए। आर्टिकल 21 भी ये बोलता है कि अगर आप जब तक प्रूव नहीं हो जाते तब तक आपको गिल्टी ना माना जाए, आप अक्यूज्ड हो, ठीक है, अक्यूज्ड हो, कन्विक्ट नहीं हो, ठीक है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। अक्यूज मतलब आपके ऊपर केस चल रहा है, कन्विक्ट मतलब प्रूव हो गया है कि आपने वो जुर्म किया है। तो आर्टिकल 21 बोलता है जब तक आप यहाँ पे अक्यूज हो, गिल्टी नहीं हो, तब तक आपको जेल में नहीं डालना चाहिए, अरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीआरपीसी के दो सेक्शन है, सेक्शन 41 और 41A है, जो बेल की बात करते हैं, जो अरेस्ट में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए उसकी बात करते हैं। अगर हम अंधाधुंध अरेस्ट कर रहे हैं, बेल किसी को नहीं दे रहे हैं, तो ये दोनों सेक्शंस का वायलेशन हम कर रहे हैं। आज का लॉ क्या है, आज का लॉ ये है कि जो बेल है, बेल जो है गवर्न होती है सीआरपीसी के थ्रू। और यहाँ पे कुछ सेक्शन हैं, जैसे सेक्शन 436 है, ये बोलता है कि अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है, दो तरह के ऑफेंस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल ऐसा है जिसमें आप राइट नहीं मान सकते। देखो समझो इसको आसान सी भाषा में, बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें बेल पाना आपकी राइट होता है, आप बेल के लिए आगे से यहाँ पे अर्जी दे सकते हो, आपका राइट है। तो आप यहाँ पे बेल बॉन्ड साइन करके या श्योरिटी देके या बिना श्योरिटी के भी कुछ पैसे डिपॉजिट करके या जैसे भी आपको बेल मिल सकता है, यहाँ पे बेल आपका राइट होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका राइट नहीं होता है। ये जो अथॉरिटी है, चाहे कोर्ट हो पुलिस हो, इनका डिस्क्रिशन होता है कि आपको बेल देना है या नहीं देना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके लिए यहाँ पे बेल मैंडेटरी हो जाती है, जैसे कि आप देखोगे विमेन हो गया, सिक लोग हो गए, या 16 ईयर्स से छोटा कोई है, तो उसके लिए यहाँ पे बेल मैंडेटरी होती है, जो कोर्ट है उसको मैंडेटरी है कि बेल देना है। ओके। आगे बात करते हैं, तो देखो क्या गाइडलाइंस कोर्ट ने सामने रखी है। कोर्ट ने बोला है कि हमें ज़रूरत है कि अरेस्ट के लिए हमारे पास एक सेम प्रोसीजर हो, प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो, टाइम लिमिट हो। जब भी हमको, जैसे मान लो बेल आती है, बेल का किसी ने अर्जी डाली, प्ली डाली, अब उसको डिस्पोज करने की कि हाँ भैया बेल मिलनी है कि नहीं मिलनी, 24 आवर्स में डिसाइड हो जाए, 48 आवर्स में डिसाइड हो जाए, तो ऐसी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। इसीलिए बेल एक्ट की ज़रूरत है सब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ओके। अब दूसरी चीज़ ये कि जो कोर्ट है वो यहाँ पे फॉर्मल बेल एप्लीकेशन पे किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो कोर्ट नीड नॉट इंसिस्ट फॉर्मल बेल एप्लीकेशन इन सम स्टेजेस, कई जगह पे फॉर्मल बेल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ सेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये सेक्शन यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो बेल जो है, जब भी बेल की बात करते हैं तो इसमें कई सारी चीजें आती है कि कई बार क्या होता है कि आपको यहाँ पे बेल मिल सकती है जब आपको सिर्फ बुलाया हो पुलिस ने कि आप भैया हमारे सामने आके प्रेजेंट हो जाओ, कि कहीं सिटी के बाहर तो नहीं चले गए हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वारंट आता है आपका सामने, पुलिस की चार्जशीट आती है, वहां पे बेल आपको मिल सकती है। वैसे ही देखो कई बार क्या होता है, सीबीआई वगैरह अरेस्ट करती है, आईबी हो गया, तो इनके पास भी जब अरेस्ट करती है तो इनको भी सेक्शन 41 और 41A को कंप्लाई करना चाहिए। जो भी इनका प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी को अरेस्ट कर दिया फिर बेल ही नहीं दे रहे, रिमांड पे रख दिया, ऐसा भी काम हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट वुड मेक अस अ पुलिस स्टेट इंस्टीड ऑफ मेकिंग अ वेलफेयर स्टेट। ओके। तो अनवारंटेड अरेस्ट को हमको अवॉइड करना चाहिए, जो अंडर ट्रायल्स हैं उनका जल्दी से जल्दी हमको निपटारा करना चाहिए, सो दैट जो प्रिजन है वो बढ़े ना, ठीक है। और दूसरी चीज है कि हमारा जो प्रॉपर प्रिजन सिस्टम भी चले, और साथ में हम जो लोगों को अरेस्ट नहीं करना है, जिनकी जरूरत नहीं है अरेस्ट करने की, उनको अरेस्ट ना करें बिना किसी फाइनल जब तक किसी की जरूरत नहीं है कि हाँ भैया इसको अरेस्ट करके ही काम निपटेगा, अगर जरूरत नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यूके का लॉ से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि यूके में एक लॉ है बेल को लेकर, हमारे यहाँ पे नहीं है। यूके में जो बेल एक्ट है वो 1976 का है, जो यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर बताता है कि कब कब आप बेल दे सकते हो, कब कब आप बेल डिनाई कर सकते हो। तो ये बोलता है बेल देना किसी को भी ये उनका जनरल राइट है, ठीक है, कि बेल आपको मिलेगी, आपका ये जनरल राइट है। और जेल्स की क्लॉगिंग नहीं होती ऐसे में, ठीक है। और जबरदस्ती कोई जो पर्सन ऐसा है जिसको सच में बेल चाहिए, जिसने सच में कोई जुर्म नहीं किया है, अंडर ट्रायल है, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो बेल के लिए अर्जी डाले या बेल के लिए कुछ श्योरिटी अमाउंट पे करे, ऐसों के लिए भी हमको यहाँ पे प्रॉपरली कुछ प्रोविजंस लाने की जरूरत है, ठीक है। तो कहीं पे भी बेल रिजेक्ट होती है अगर कोर्ट के लिए, कोर्ट के सामने अगर सब्सटेंशियल ग्राउंड्स नहीं है तो वहां पे क्या करना है, ये सब चीजों के लिए हमको बेल लॉ की जरूरत है, बेल एक्ट की जरूरत है। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा आर्टिकल। सो दैट वाज ऑल इस आर्टिकल में। आगे बात करते हैं
ओवर 1 करोड़ चिल्ड्रन सेंड पोस्ट कार्ड टू पीएम। तो देखो एक नई स्कीम है पोस्ट कार्ड टू पीएम, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च हुई थी पिछले साल और ये 75 ईयर्स हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, तो हम अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऐसे में हमारा गोल ये था, हमारा एम ये था ये पोस्ट कार्ड टू पीएम स्कीम के अंतर्गत कि यहाँ पे जितना भी यूथ है, हमारा यूथ यानी कि 4th क्लास से 12th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं वो एक एक पोस्ट कार्ड भेजें पीएम को। उसमें ये बताएं कि वो कैसे देखते हैं भारत को, कैसा देखते हैं बाय द ईयर 2047। ये चीज़ उनको वो बताएं, अपने सपनों का भारत उनका कैसा होना चाहिए 2047 तक, ये चीज़ बताएं, ठीक है। तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री की ये पूरी स्कीम थी, जहाँ पे ये कोशिश की गई कि किस तरह से पावर्टी कम करनी है, करप्शन कम करना है। ये बच्चों की तरफ से ये कुछ सुझाव मिले हैं अंडर दिस स्कीम, ओके। तो 1 दिसंबर को ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2021 में और ये इस दिसंबर तक चलेगी, ठीक है। यानी कि पूरा 31 दिसंबर तक चलेगी, ओके। अब देखो इसमें एम ये था हमारा कि 75 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मिले फ्रॉम द क्लास 4th to 12th, और यहाँ पे हर कोई अपने अपने रीजन के फ्रीडम फाइटर के बारे में बताए इस पोस्ट कार्ड में, जिनको जो होते हैं ना अनसंग हीरो, ठीक है, जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, वो सारे हीरोज को सामने लेकर आए ये बच्चे। और साथ में अपने सपनों के भारत के बारे में बताएं कि 2047 जब हमको 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारी इंडिपेंडेंस को, तब हमारा इंडिया कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या थीम्स हमको फॉलो करनी चाहिए। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करें कल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यहाँ पे इन पोस्ट कार्ड्स को पढ़ने के लिए और मेजर मेजर थीम्स फाइंड आउट करने के लिए, ओके। कि क्या क्या थीम्स के ऊपर जो बच्चे हैं उन्होंने लिखा है। तो कई सारे बच्चे हैं उन्होंने बोला है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ होना चाहिए, एनवायरमेंट को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, पावर्टी कम करना है, सैनिटेशन लाना है, डिफेंस सेक्टर के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। बेसिकली इस पूरी मिनिस्ट्री जो कल्चरल मिनिस्ट्री ये पूरा प्रोग्राम लेकर आई है, उसका एम ये था कि यहाँ पे हम बच्चों का समझ सकें, हमारा जो यूथ है उसका ओपिनियन समझ सकें कि वो कैसा भारत चाहते हैं एट द एंड ऑफ 100 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं, विल आरबीआई मूव हेल्प ग्रेटर ट्रेड इन रुपी। तो देखो कुल मिला के यहाँ पे बात क्या हुई है, बात ये हुई है कि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है तब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। सैंक्शंस लगाए हैं किसने, यूएस ने, यूरोप ने। ऐसे में सारी कंट्रीज ये बोल रही है कि कोई भी कंट्री रशिया के साथ डॉलर में ट्रेड नहीं करेगी। पर भाई हमको तो ट्रेड करना है, रशिया हमारे फायदे का आदमी है, फायदे का कंट्री है, हमको ट्रेड करना है। तो कैसे ट्रेड करें, रुपी में करें या रूबल में ट्रेड करें, ठीक है। रूबल उनकी करेंसी, रुपी हमारी करेंसी। लेकिन इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए ना। अभी एक सिस्टम चलता है इंटरनेशनल जिसका नाम है स्विफ्ट। ये प्रॉपर बैंकिंग मैसेंजर सिस्टम होता है, ठीक है। और ये बेसिकली काम करता है डॉलर के ऊपर, ठीक है। अगर आपको किसी कंट्री से लेना देना है तो डॉलर में आप लेना देना करते हो, स्विफ्ट बैंक जो सिस्टम है इसके थ्रू ये सिस्टम हो जाता है पूरा लेना देना। लेकिन स्विफ्ट में डॉलर ही है, और क्योंकि डॉलर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, बैंड है रशिया के ऊपर, इसीलिए स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू आप ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए आरबीआई एक नई गाइडलाइन लेकर आई है जिसके थ्रू इंडिया जो है रशिया से या दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकती है इन रुपी ओनली, ओके। तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अकाउंट्स के बारे में समझा देती हूँ। दो तरह के इंटरनेशनल करंट अकाउंट होते हैं जिसमें आप बिजनेस करते हो। दो तरह के अकाउंट हैं, एक है नॉस्ट्रो अकाउंट, दूसरा है वोस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है आर्स, यानी कि अगर मान लो इंडिया है, इंडिया का कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फॉरेन बैंक है, मान लो यूएस में या यूके में, मान लो यूके में कोई बैंक है, एचएसबीसी करके कोई बैंक है, वहां पे एसबीआई का कोई अकाउंट होता है और एसबीआई अपने पैसों को यहाँ पे रुपए में रखता है। तो ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, यानी कि आर अकाउंट विथ यू। तो नॉस्ट्रो अकाउंट इज जनरली held in foreign country in a foreign bank by a domestic bank. It obviates that account is maintained in that foreign currency. तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यूके में ये जो एचएसबीसी बैंक है, यहाँ पे ये जो एसबीआई अकाउंट है, ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। यहाँ पे उस फॉरेन करेंसी में आपका जो भी पैसा है वो जमा होगा, यानी कि अगर आप यूके में हो तो यूके की करेंसी पाउंड वगैरह में आपका पैसा जमा होगा। वैसे ही होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब है कि कोई बाहर की बैंक, जैसे मान लो रशिया की कोई बैंक है या यूके की कोई बैंक है, इनका अकाउंट हमारे यहाँ के इंडिया के एसबीआई के ब्रांच में हो, ठीक है। और यहाँ पे हम जो पैसा रखेंगे वो रुपए में रखेंगे। इस तरह का होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। तो वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, यानी कि योर अकाउंट विद अस। ऐसा अकाउंट जो फॉरेन बैंक का अकाउंट है और हमारे देश की बैंक में है, हमारे देश की टेरिटरी में है, और उसमें पैसा हमने इंडियन रुपी में रखा हुआ है, दैट इज वॉस्ट्रो,
अकाउंट। ओके, अब देखो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो में क्या डिफरेंस है। नॉस्ट्रो अकाउंट इज आर मनी विथ यू, यानी कि हमने अपना पैसा आपके बैंक में रखा है, रशिया में, यूके में रखा है, और वो आपकी करेंसी में रखा हुआ है। वैसे ही वॉस्ट्रो अकाउंट होता है जो आपका पैसा हमारी बैंक के किसी अकाउंट में रखा हुआ है, आपका अकाउंट है लेकिन करेंसी हमारी है, ठीक है। तो ये होता है वॉस्ट्रो अकाउंट, योर मनी विद अस। अब अभी तक क्या हो रहा था कि अगर हम कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे तो हम डॉलर में करते थे, ठीक है। अगर हमको कुछ इंपोर्ट करना है तो डॉलर में पैसा दो, एक्सपोर्ट करना है तो डॉलर में पैसा लो, ठीक है। ये सब होता था, लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं डॉलर के लेकर, तो अब हमको रुपी में या रूबल में ट्रेड करना पड़ेगा। तो आरबीआई बोल रहा है कि एक काम करो, तुम वॉस्ट्रो अकाउंट से डीलिंग करो। और वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होगा कि रशिया अपने बैंक के यहाँ पे हमारे देश में, जैसे हमारे देश में एसबीआई है, हमारे देश में इंडियन बैंक है, जो भी बैंक है, इन बैंक्स में हमारे देश में अपना एक अकाउंट खुला है ये रशियन बैंक्स, और यहाँ पे डॉलर में नहीं रुपी में हम सारी ट्रेडिंग करेंगे। तो कुल मिला के बात यहाँ पे क्या की गई है, समझो इस बात को। यहाँ पे आरबीआई एक सर्कुलर लेकर आई है एडिशनल अरेंजमेंट का, कि अगर आपको दूसरे कंट्रीज के साथ इंडियन रुपीज में ट्रेड करना है तो आप स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाओ। इस स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट किसका खुलेगा, ये उस कंट्री का। जैसे मान लो अगर हमको रशिया के साथ ट्रेड करना है तो रशिया अपनी बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट हमारे देश की बैंक में खुलवाए, और इनको कुछ पैसा हमारे देश में जमा करना पड़ेगा जो कि रुपी में होगा। इंडिया से जो भी खरीदना है वो खरीदे, रुपी में पे करें। इंडिया को इनसे जो भी खरीदना है वो खरीदे, इंडिया इसको रुपी में पे करे, ठीक है। तो ये स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट के साथ ये सब काम हो सकता है। ओके, तो ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट है ये बेसिकली यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग कह रहे हैं कि पहले वॉस्ट्रो अकाउंट उतने चलते नहीं थे क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेबल करेंसी रखनी पड़ती है, स्ट्रांग होनी चाहिए वो करेंसी। अब रुपी और रूबल इतने स्ट्रांग या स्टेबल करेंसी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको इतने बड़े किसी देश के साथ ट्रेड करना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको ज़रूरत पड़ रही है ऐसे में, तो आप यहाँ पे इस सर्कुलर का मतलब इस सर्कुलर की मदद से वॉस्ट्रो अकाउंट खोलो और ट्रेड करो। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि हम यहाँ पे सेफ, सिक्योर और एफिशिएंट तरीका दे रहे हैं। जो भी पार्टनर कंट्रीज हैं उनके बैंक के यहाँ पे कनेक्शन के, ट्रांजैक्शन के, अगर स्विफ्ट सिस्टम नहीं है तो भी आप यहाँ पे मैसेजिंग और बैंकिंग वगैरह कर सकते हो यूजिंग दिस स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, अच्छा, स्विफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है। स्विफ्ट का मतलब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो। अब देखो यहाँ पे स्विफ्ट का फुल फॉर्म देखो, सोसाइटी फॉर इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके, इसको यहाँ पे बैंकिंग मैसेजिंग होती थी, लेकिन अगर स्विफ्ट प्लेटफॉर्म नहीं है तो भी आप कर सकते हो यूजिंग दिस स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट। बेसिकली करना क्या है, मान लो ये रशिया की बैंक है, इसका नाम दे देते हैं आरएबी फॉर एग्जाम्पल, है ना। और यहाँ पे इंडिया की ये बैंक है एसबीआई। अभी तक क्या होता था कि यहाँ पे ये स्विफ्ट सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। ये स्विफ्ट सिस्टम हुआ करता था, अगर मान लो रशिया को इंडिया से कुछ खरीदना है तो रशिया से इंडिया ने ये मान लिया फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है वो गुड्स लिया, और इंडिया ने डॉलर में पे किया, डॉलर रशिया को मिलते थे। अगर रशिया को इंडिया से कुछ खरीदना है तो डॉलर में पे किया और डॉलर इंडिया को मिलते थे। अब क्योंकि डॉलर से बाहर निकाल दिया है रशिया को, डॉलर सिस्टम जो स्विफ्ट सिस्टम है इससे ही रशिया को बाहर निकाल दिया गया है, तो अब हम ये स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट को यूज कर सकते हैं। ये स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट क्या करेंगे, रशिया को मान लो रशिया से इंडिया को कुछ खरीदना है तो रशिया ने क्या किया, अपने बैंक का अकाउंट हमारे इंडिया के एसबीआई बैंक में खोला, और यहाँ पे क्या हुआ, इसमें इन्होंने कुछ डॉलर्स जो थे रुपी में ट्रांसफर करके रुपी में इन्होंने अपना पूरा अकाउंट रखा है। अब मान लो इंडिया इनसे कुछ खरीदता है, रशिया से इंडिया ने कुछ खरीदा और इंडिया जो है रुपी में ही पे कर सकता है, तो रुपी का जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में हो जाएगा और ये रुपए इंडिया रशिया को मिल जाएंगे, इसके बदले रशिया जो है रूबल ले ले अपने, ठीक है। वैसे ही सेम मान लो रशिया को कुछ खरीदना है इंडिया से, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया इसको सामान देगा और बोलेगा कि रशिया तुम रुपये में ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन करो स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से हम डॉलर से बच सकते हैं। तो आरबीआई ने ये बोला है कि जितना भी सरप्लस आपके पास अगर है, कोई बैलेंस रुपए में पड़ा है, तो आप इसको इस वॉस्ट्रो अकाउंट में डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज इंटरेस्टेड होंगी, देखो रशिया तो बिल्कुल इंटरेस्टेड होगी क्योंकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शन है, लेकिन और भी अगर कोई कंट्री है जो इंटरेस्टेड है तो वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अब किस तरह से ये न्यू मैकेनिज्म इंडिया को हेल्प करने वाला है, मैंने आपको बताया कि
कि वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू हम रशिया के साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर पाएंगे और ऐसे में हमारा हर महीने $3 बिलियन ये फॉरेन करेंसी जो आउटफ्लो हो रहा था वो नहीं होगा। तो डॉलर हमारे देश में बचेगा और जब हमारे देश में डॉलर बचेगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। जब हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रुपए का यहाँ पे वैल्यू है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉलर हमारे देश में है, सप्लाई है, तो इसलिए रुपए का भी यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा। और इसीलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये जो हमारे रुपए की जो वैल्यू घट रही है वो कम हो जाएगी और बढ़ती जाएगी रुपए की वैल्यू। ओके, अब आरबीआई ने बस ये बोला है कि इस पूरे सिस्टम में बड़े बैंक्स ना पड़े। जो बड़े बड़े बैंक है ना, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये बड़े बैंक्स ना पड़े इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल सिस्टम है, तो हो सकता है बड़े बिजनेसेस इंपैक्ट हो जाए। इसीलिए अगर इस सिस्टम को आपको यूज करना है तो छोटे बैंक्स के थ्रू आप इस सिस्टम को यूज करिए, ये चीज यहाँ पे आरबीआई ने बोली है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर है स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, किस तरह से पहले सिस्टम चल रहा था और आज सिस्टम कैसे चलेगा। आई होप ये सब आपको क्लियर है। सो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डिप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट क्यों पढ़ते हैं, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।